आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसका बचपन तमाम आर्थिक चुनौतियों से घिरा था, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई किसी भी बाधा से ऊंची थी। डॉ कलाम की शुरुआती जिंदगी में क्या ऐसा था जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाता था? बिल्कुल। उनका जन्म 1931 में रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थीं। कलाम जी सुबह अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। लेकिन असली चीज थी विज्ञान के लिए उनकी जुनून। वे पंछियों की उड़ान देखकर सोचते, क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगा? दिलचस्प बात यह है कि संसाधन सीमित होने के बावजूद वे हार नहीं मानते थे। क्या आपको लगता है यह परिस्थितियों से जूझने की जिद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी? बिल्कुल। जब कोई बच्चा परीक्षा में फेल होने से डर जाता है, वहीं कलाम जी सोचते थे, अगर मेहनत करूं तो क्यों नहीं कर सकता। ये सोच उन्हें साधारण से असाधारण तक ले गई। यही मानसिकता आज के युवाओं के लिए भी प्रेरक है। इससे स्पष्ट है कि सपनों की नींव हालात नहीं, सोच से बनती है। अब आइए जानते हैं कैसे पहली असफलता ने उनके जीवन की दिशा बदली। डॉ कलाम ने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में वे सिर्फ एक स्थान से चूक गए। इतनी बड़ी असफलता के बाद वे किस मानसिक अवस्था से गुजरे होंगे? ये उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। वे 9वें स्थान पर आए, जबकि चयन सिर्फ 8 का था। उस रात वे समुद्र किनारे देर तक बैठे रहे, जिंदगी की दिशा पर सोचते रहे। लेकिन असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत किया। उन्होंने कहा, मैं हारूंगा नहीं, सिर्फ सपनों का रास्ता बदलूंगा। ऐसे मोड़ पर अक्सर लोग निराश हो जाते हैं। क्या कलाम जी का यह रवैया, असफलता को नई शुरुआत मानना, आम तौर पर दुर्लभ है? जी हाँ, अधिकांश लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, पर कलाम जी ने इसे एक अवसर की तरह देखा। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग असफलता को सीखने का जरिया मानते हैं, वे दीर्घकालिक सफलता पाते हैं। उनका उदाहरण इसी सिद्धांत को सिद्ध करता है। शानदार। प्रतीत होता है कि असफलता ने ही उन्हें विज्ञान की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब जानते हैं किस तरह उन्होंने विज्ञान में संघर्ष और सफलता की कहानी लिखी। फाइटर पायलट बनने का सपना टूटने के बाद डॉ कलाम ने वैज्ञानिक की राह चुनी। शुरुआती वर्षों में डॉक्टर डो और बाद में इसरो में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, जिनमें बार बार असफलता मिली। सबसे बड़ा झटका 1999 SLV-3 का पहला लॉन्च था, जिसमें सैटेलाइट समुद्र में गिर गया। मीडिया ने खूब आलोचना की, लेकिन उनके गुरु सतीश धवन ने कहा, गलती हमारी है, जीत भी हमारी होगी, जीत भी हमारी होगी। यहाँ टीम भावना की मिसाल देखने को मिलती है। क्या SLV-3 की सफलता मात्र तकनीकी उपलब्धि थी या उससे कहीं अधिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी था? बिल्कुल। 1980 में SLV-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया। इसके साथ ही यह दिखाता है कि असफलता के बाद धैर्य और टीम वर्क से इतिहास रचा जा सकता है। डेटा बताता है कि 1970-80 के दशक में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता दर 30% थी। SLV-3 के बाद यह 60% तक पहुंची। यानी वैज्ञानिक सोच, टीम वर्क और निरंतरता, ये तीनों ही कलाम जी की सफलता की कुंजी बने। अब जानते हैं कैसे वे मिसाइल मैन के रूप में देश के प्रतीक बने। SLV-3 की सफलता के बाद डॉ कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या आप बता सकते हैं IGIM-DP के तहत भारत ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं? IMDP प्रोग्राम के तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। 1980-90 के दशक में भारत ने स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल की। कलाम जी का नेतृत्व बेहद लोकतांत्रिक था। वे असफलताओं का दोष खुद लेते और सफलता का श्रेय टीम को देते।
उनकी यही नेतृत्व शैली उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाती है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों और युवाओं से जुड़े रहे। उनके विचार आज की युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करते हैं? कलाम जी ने इंडिया 2020 का विजन दिया, जिसमें विज्ञान, नैतिकता और देशभक्ति पर जोर था। वे कहते थे, सपना वो है जो सोने न दे। उनके लेक्चर्स और किताबों ने लाखों युवाओं को वैज्ञानिक सोच और अनुशासन की ओर प्रेरित किया। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉ. कलाम की विरासत सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने सोच और संस्कार में भी क्रांति लाई। यही वे प्रेरणा है जो उन्हें अमर बनाती हैं।